अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कराची से हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नमस्कार और एबीपी न्यूज स्टूडियो से मैं सिद्धार्थ शर्मा आपके साथ हाजिर हूं, लेकर एक और अनूठी पहल जियो न्यूज और एबीपी न्यूज के साथ। आप जानते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने बेंगलोर में धोनी की टीम को धो डाला और शुएब मलिक जो कि इंडिया के जमाई हैं, उन्होंने बेंगलोर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, ससुराल को हैरान परेशान कर दिया। और अब देखना यह है कि अहमदाबाद में भारत की टीम पाकिस्तान के साथ अपना हिसाब बराबर करेगी या नहीं करेगी। और आज इसी पे हम यहाँ कराची से और सिद्धार्थ शर्मा जो हैं वो दिल्ली से बातचीत करेंगे। एबीपी न्यूज़ और जियो न्यूज़ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम ये जो स्पेशल क्रिकेट शो है, इसमें यहाँ पर हमारे साथ कराची में मौजूद हैं जनाब सिकंदर बख्त साहब, पाकिस्तान के माने जाने क्रिकेटर, अब्दुल रज़ाक साहब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर, असद शफीक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, और सिद्धार्थ शर्मा साहब इंडिया में अपने मेहमानों का तारुफ करवाएंगे। शुक्रिया अमीर साहब। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक। स्वागत है इंजी भाई आपका। विनोद कामली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हमेशा की तरह हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, और मनोज प्रभाकर भी हमारे साथ इस शो में शामिल रहेंगे। आपका भी स्वागत है मनोज जी। और सीधा पहला सवाल उधर आपकी तरफ सिकंदर बख्त साहब से कि सिकंदर जी, अब पहला मैच जो है वो पाकिस्तान ने जीत लिया, मेहमान नवाजी हमने कर दी है, अब आगे इस तरह का आपको और मिले रिस्पांस हमारी तरफ से या इस तरह की खिदमत और मिले मुमकिन नहीं है? अब सिद्धार्थ शर्मा साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो मैच जीता है ये मेहमान नवाजी हुई है, उन्होंने जनाब आपको खुद ही जितवा दिया है, ये उनका दावा है। सर मैं तुमसे ये कहूंगा कि आप प्लीज पाकिस्तान आ जाएं, हम आपको मेहमान हम आपको रखेंगे, हम आपको जिता देंगे, आप आ तो जाएं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान करेगा कि जी भारत अगर पाकिस्तान आता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा ऑनर होगा, और हम आपको ऐसी मेहमान नवाजी करेंगे। और जिन खानों का मैंने अभी जिक्र कर रहा था आपसे, वो सारे खाने खिलाएंगे। अच्छा कामली साहब, जब पिछला प्रोग्राम हम कर रहे थे तो आपका और प्रभाकर साहब का ख्याल था कि इंडिया जीतेगा, लेकिन आपके जो जमाई हैं शुएब मलिक साहब, उन्होंने आपसे मैच छीन लिया। तो शुएब मलिक के बारे में क्या कहेंगे आप? अमीर साहब, मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि आपने दो मलिक यहां पर भेजे हैं, दो मलिक है, एक है विना मलिक और एक है शोएब मलिक। हाँ। ये दो मलिक आपने भेजे हैं, तो यहाँ पर जरा एंटरटेनमेंट होना चाहिए। हाँ। इसलिए थोड़ा वो एंटरटेनमेंट जैसा शुरुआत होती है, तो वैसे हमने शुरुआत की है। और जिस तरह से अभी शोएब मलिक की बात करेंगे तो वो दामाद है हमारे, तो हमने भी थोड़ी मेहमान नवाजी बताए, एक वेलकम ड्रिंक दिया है। लेकिन जो फ्राइडे का मैच होगा मीर साहब, उसमें तो बिरयानी अभी पक रही है, वो बिरयानी में हम लोग खुद खाएंगे, ये टाइम पाकिस्तान को हम लोग नहीं खिलाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो फ्राइडे का मैच है वो आप खुद खाएंगे और ये जो बिरयानी है ये आप पाकिस्तान को नहीं देंगे। लेकिन पिछले मैच जो प्रोग्राम था उसमें हमने ये बात की थी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी क्रिकेट मैच होता है तो बहुत सख्त बातें अंदर में क्रिकेट ग्राउंड में होती हैं, तो वो हमारी जो प्रेडिक्शन थी वो सही साबित होगी। आपको क्या लगता है अगले मैच में भी इसी तरह होगा, किसी ना किसी के साथ कामरान अकमल साहब जो है उनकी सख्त बातें होंगी, या हमें इससे गुरेज करना चाहिए? वी मस्ट अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मीर साहब, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। हम कहते हैं कि क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है, तो ये जेंटलमैन्स गेम नहीं होकर जेंटल वुमन गेम हो गया है कि आप गाली गलौज नहीं कर सकते हो, आप प्लेयर्स को कुछ नहीं बोल सकते हो। तो ये आईसीसी का जो रूल है, तो इसमें मजा नहीं आएगा। कब मजा आएगा? कि अगर आप सिर्फ बॉलर आके बॉलिंग करेगा और वापस चला जाएगा, अच्छा छक्का खाएगा तभी भी कुछ बोल नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। तो ये जो रूल रखा हुआ है, तो वो इंडिया पाकिस्तान के मैच में जितना होता है, बाकी आप देखोगे तो एशेस में ज्यादा होता है, उसमें तो डबल गाली गलौज होता है, तो उनको कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जो सब कॉन्टिनेंट टीम है उनके ऊपर ये बहुत लाजमी किया जाता है, ये कानून बहुत लाजमी किया जाता है। तो मेरे हिसाब से हम अभी हम फ्रेंडशिप करके वहां पर मैच खेलने का, तो वो मजा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये गेम हो गया अभी जेंटल वुमेन्स गेम। चलिए, अब अगला सवाल आपसे, उधर हमारे जो मेहमान हैं अब्दुल रज़ाक साहब, उनसे बात करते हैं। रज़ाक साहब, ये बताएं कि जिस तरह से पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी करने आई और शुरू में ही 3 झटके हमारे यंगस्टर भुवनेश कुमार ने दिए, तो उस वक्त तो ऐसा लगा कि मैच में जो है हमने वापसी कर दी। वो अलग बात है कि बाद में शोएब और मोहम्मद हफीज ने मैच को छीन लिया, लेकिन फिर आखिरी लम्हों में फिर से मैच वापसी कर ली। तो पाकिस्तान भी अगर मैच जीता है तो बमुश्किल ही जीता है। नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल नहीं जीता। और ये T20 में आप देखें, ये जो टारगेट 135 या 140 का होता है, ये बड़ा अचीवेबल होता है, इसमें आप कर सकते हैं।
अगर विकेट्स आपकी हैंड में हो, आप 1-2 ओवर सर्वाइव भी कर लेते तब भी आप कम बैक कर सकते हैं। तो वैसा ही हुआ, शुरू के फर्स्ट 6 ओवर इंडिया के पास से गेम थी और जिस तरह शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ ने स्टैंड लिया और बॉल भी लेफ्ट किए, तो मैं समझता हूँ ये क्रिकेट की ब्यूटी है T20 की। और जिस तरह पाकिस्तान टीम ने कम बैक किया, जितने भी लोग देखते हैं वो उनको सीखना चाहिए कि ये T20 में इस तरह की सिचुएशन आती है और कभी भी इसमें आप अंडर प्रेशर नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान ने देखें जिस तरह स्टैंड करने के बाद इन दोनों की पार्टनरशिप लगी तो एक साथ एकदम से 1 साइडेड मैच हो गया। इंजमामुल हक साहब, ये बताएं कि अश्विन नहीं खेले इंडिया की तरफ से, सहवाग नहीं खेले इंडिया की तरफ से, क्या इसका फायदा पाकिस्तान को नहीं हुआ? नहीं, सहवाग जिस तरह के प्लेयर हैं और जाहिर बात है कि उसका फ़ायदा होगा क्योंकि वो मैच विनिंग प्लेयर है, जिस टाइम भी खड़े होते हैं वो जितवा सकते हैं। तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद इंडिया की जो उनकी बैटिंग ऑर्डर था वो बहुत लंबा था। और अभी जिस तरह ये सवाल हुआ था कि जी पाकिस्तान आराम से जीता, जिस तरह पाकिस्तान को जीतना चाहिए था 134 पे, जिस तरह बॉलर्स की परफॉर्मेंस थी कि 134 पे आउट करने के बाद इजी मैच जीतना चाहिए था, तो वो पाकिस्तान नहीं जीत सका। कि जी मुश्किल हो गया कि जी अगर आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए तो इसका मतलब है कि जी आप है ना मैच को आखिरी ओवर तक ले गए, मैच मुश्किल हो गया। तो पाकिस्तान के पास मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटी थी कि इस मैच को और भी आसान तरीके से जीत सकता था, तो और भी प्रेशर इंडिया पे आ सकता था। सिकंदर साहब, शोएब मलिक की बात आपने की और वहां पर हामिद मीर साहब भी शोएब मलिक का जिक्र कर रहे थे। ये बताइए, अगर शोएब मलिक इतने ही काबिल हैं तो क्या वजह है कि उन्हें वनडे स्क्वाड में नहीं रखा गया? नहीं, देखिए ये तो खेल में तो ये चलता रहता है, कभी आप कभी परफॉर्मेंस देते हैं, कभी दूसरी जगह परफॉर्मेंस नहीं भी दे पाते। शोएब मलिक पहले काफ़ी अरसे से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, उनकी पिछली जो 16 मैचेस थे उसमें इतने वो आउटस्टैंडिंग नहीं खेले थे, हमने कल उस पर डिस्कस भी किया था। मगर वक्त आया जब अपने ससुराल गए तो उन्होंने काम दिखा दिया। देखें, वक्त पे काम करना चाहिए, वो वक्त जो था बड़ा इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के लिए। तुक्का नहीं कहते थे, क्रिकेट में तुक्का नहीं लगता। क्रिकेट का खेल, कल मैंने अगर आपको याद हो पहले प्रोग्राम में कहा था 50-50। देखिए 50-50 मैंने इसीलिए कहा था, पहले आप लोग लीड कर रहे थे, फिर हमने आपके 7 खिलाड़ी आउट कर दिए 21 रन पे, फिर आपने हमारे 3 आउट किए, फिर हमने आपकी एक अच्छी पार्टनरशिप लगा के हमने मैच जीत लिया। तो इसीलिए मैं आपको कहता कि ये हम दोनों का जो मैच होगा वो इसी तरह रहेगा, हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, 50-50 चलेगा। और जो कोमली ने बात की, मैं टोटली एग्री विथ हिम कि जी ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं ये तो खेल का मजा है, अगर नहीं होंगे आप यकीन करें ये खेल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छा प्रभाकर साहब, ये जो बात हो रही है कि पाकिस्तान तो तुक्के से मैच जीत गया, तो जरा ये बताइए, जरा थोड़ा ईमानदारी से ऑनेस्टली, पाकिस्तान ने सारे कैच पकड़े, पाकिस्तान ने आपके बैट्समैन जो हैं उनको रन आउट किया, और ठीक है बैटिंग लाइन जो थी पाकिस्तान की थोड़ी वीक थी, लेकिन हमारे जो बॉलर थे मोहम्मद इरफान, उन्होंने बहुत तंग भी किया। तो ये तुक्के से जीतने वाली बात जो है ये थोड़ी सी ज्यादती नहीं है? देखिए, दोनों तरफ की जो लड़ाई थी, मैं समझता हूं कि सिकंदर साहब ने जैसे बोला कि बहुत भरपूर, एक 50-50 आप कह सकते हैं, मगर जो शुरुआत थी मैच की, बेहतरीन तरीके से आपके बॉलर्स ने दबाव डाला, बहुत ही मज़ा आया देखकर आपके इरफान को। मुझे नहीं लगता, अल्लाह ताला करे कि इसी तरीके से बढ़ता रहे तो ये वर्ल्ड क्लास बन सकता है। वसीम अकरम के बाद जिस तरीके से इसका एक्शन है, तो मैं समझता हूं कि उसके बाद हमारे बॉलर्स ने भी बहुत अच्छा दबाव बनाया शुरू में, मगर जैसे कहते हैं कि जैसे इंजमाम ने बोला है कि एक तरफा होना चाहिए था 134 के स्कोर पे, इससे ये तो साफ हो गया कि आपकी बैटिंग पे भी उंगली उठती है, आपकी बैटिंग में भी वो दम नहीं है। नहीं तो ये जो मैच है एक तरफा पाकिस्तान जीत सकता था मगर जीत नहीं सका। तो मुझे यही कहना है कि अगले मैच में पता चलेगा जो गलतियां हुई हैं उसे कैसे संभाला जाता है। आपकी तरफ से भी बैटिंग में गलतियां हुई हैं, हमारी तरफ से भी हुई हैं, तो अगर ये दोनों इससे हम सीख लेंगे तो अगला मैच और मजेदार होगा। असद, आपसे सवाल, आपको लगा देख कर के जो बैटिंग लाइनअप, जिस तरह से आपका शुरुआती बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हुआ, तो लगा कहीं कि मेरी कमी वहां पर खल रही थी, आपको होना चाहिए था वहां पर? नहीं, बिल्कुल जिस तरह स्टार्ट में इंडिया ने बॉलिंग की, स्पेशली वो डेब्यूटेंट जो थे कुमार, उन्होंने बॉल को दोनों तरफ मूव किया। एज अ बैट्समैन जब आप किसी डेब्यूटेंट बॉलर को खेल रहे होते हैं तो आपके माइंड में इतना नहीं होता कि वो दोनों स्विंग इतने कंट्रोल से करेगा, लेकिन उसने आउट स्विंग भी इन स्विंग भी बड़े कंट्रोल से की, बहुत अच्छी बॉलिंग की। शुरू में जो है वो नए बॉल से उसने बड़ा अच्छा यूज़ किया कंडीशन को और नए बॉल को, लेकिन लोअर द ऑर्डर शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़, जिस तरह मैं बात कर रहा था पिछले प्रोग्राम में कि हफीज़ भाई की फॉर्म बहुत अच्छी है, उन्होंने T20 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है यहाँ पे डोमेस्टिक में, और बहुत अच्छे निक में लग रहे हैं वो, तो उन्होंने उसी फॉर्म को कंटिन्यू किया और वो पार्टनरशिप जो है विनिंग पार्टनरशिप जो है वो साबित हुई। कामली जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि
ये जो बेंगलोर में इंडिया को शिकस्त हुई तो उसके बाद जो आपका कमेंट मैंने सुना, आप कह रहे थे कि जो महेंद्र सिंह धोनी है वो तो बिल्कुल एब्सेंट थे, कहीं पे नजर नहीं आ रहे थे फील्ड में। तो इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ जो मैचेस थे उसमें भी वो सीरीज हार गए, अब पाकिस्तान के खिलाफ पहला T20 वो हार गए हैं। अगर अगला मैच भी T20 वो हार गए तो फिर आप उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मीर साहब 2020 में तो वो खेलते ही रहेगा, क्योंकि वो एक फॉर्मेट है, उसमें उसने मास्टरी की है। मेरे हिसाब से ये दिन उसके बहुत खराब चल रहे हैं आजकल, क्योंकि जिस तरह से जहाँ भी पहले ऐसा होता था जहाँ हाथ डाले तो वहाँ पर सोना ही सोना होता था, तो अभी जहाँ हाथ डाल रहा है तो वहाँ पर कोयला मिल रहा है उसे। तो ये प्रॉब्लम आ गई है धोनी के कैप्टनसी में और उनके गेम में भी, क्योंकि जो योगदान देना चाहिए था वो मिल रहा नहीं है धोनी से। और जिस तरह से हफीज ने बैटिंग की है, एक कैप्टन इनिंग, अगर आप देखोगे बॉलिंग में उन्होंने अच्छा योगदान दिया, अच्छा प्रदर्शन किया, फिर बैटिंग में भी उन्होंने अच्छी बैटिंग की, और फिर कैप्टनसी भी जो कैप्टनसी होनी चाहिए थी उस वजह से, क्योंकि पाकिस्तान का जो ये पूरा जो फॉर्मेट आया वो लोग जो उन्होंने लीड की, बहुत बढ़िया कैप्टनसी की धोनी के कंपैरिजन में। तो ये बहुत धोनी के लिए बहुत अंडर प्रेशर वाला गेम होगा जो अहमदाबाद में खेला जाएगा, लेकिन उसको मुझे नहीं लगता है कि उसे कोई ये फॉर्मेट में से कोई उसे बाहर कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें शाहिद अफरीदी की भी, शाहिद अफरीदी पर भी और उनके प्रदर्शन पर भी नजर थी, और शाहिद अफरीदी की बल्लेबाजी जब आई तो शाहिद अफरीदी को ज्यादा मौका लगा नहीं, लेकिन क्रीज पर बने रहे। इंजी भाई ये बताएं तो क्या ये इसी के ऊपर नजर थी और आगे ओडीआई में वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इस पर बहुत कुछ तय होना था उनके T20 परफॉर्मेंस पर। तो अब तो नॉट आउट रहे हैं, तो ओडीआई में जगह के लिए उनकी दावेदारी भी बरकरार है, भले रन ना बनाए हो। पहली बात तो ये है कि अगर टीम अनाउंस हो जाए, अगर कोई लड़का बीच में अच्छी परफॉर्मेंस दे दे तो ये नहीं है किसी लड़के को बाहर करके किसी को कर दिया जाएगा। पहली चीज़ तो ये नहीं। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह का आफरीदी प्लेयर है और जिस तरह की विकेटें उसको सूट करती हैं, उसकी बॉलिंग को भी और बैटिंग को भी, तो वैसे तो मेरा ख्याल है कि जी उसको होना चाहिए था वनडेयर्स में, लेकिन इस परफॉर्मेंस पे नहीं कि जी आफरीदी की, अगर आफरीदी कर देता है इसके बाद भी बहुत सारे टूर हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि उसको हम सिर्फ इसी 3 वनडे के लिए कंसीडर करें। लेकिन यह कि जी आफरीदी ने, मैंने उसको नेट में भी देखा, उसने बहुत हार्ड वर्क किया है, तो इंशाल्लाह ये है कि जी वो इसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी देगा T20 में। लेकिन ये है कि जी हाँ, उस पर डाउट्स इस टाइम लोगों के हैं कि जी अगर वो इस सीरीज़ में ना परफॉर्मेंस कर सका तो उसके लिए आगे मुश्किल हो सकती है। मैं सिकंदर साहब से बात करना चाहता हूँ। सिकंदर अब्दुल जी, रज़ाक साहब, ये जो इंडिया ने एक बॉलर इंट्रोड्यूस करवाया है भुवनेश्वर कुमार, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है और इंडिया के लिए बड़ा अच्छा साइन है कि काफ़ी देर के बाद उनको स्विंग बॉलर ये अच्छा मिला, और इसकी जो निप है हिट द सीम करता है, और ये काफ़ी सक्सेसफुल होगा फ्यूचर में। अच्छा, मैं प्रभाकर साहब आपसे जानना चाहता हूं कि अब जो अगला मैच है इसमें इंडिया की मोहम्मद इरफान के बारे में और शुएब मलिक के बारे में क्या स्ट्रेटजी होगी? दोनों ने काफी तंग किया इंडिया को। देखिए, मोहम्मद ये अपने इरफान के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा कि बेहतरीन आपके पास एक्सपेक्ट है, फ्यूचर बहुत अच्छा है अगर मेहनत करे। थोड़ा रनअप है, थोड़ा गड़बड़ा रहा है, मगर मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उसने बॉल करा है बहुत ही आला परफॉर्मेंस था। हमारे बैट्समैन को चकमा, अगर विराट कोहली उसके सामने स्ट्रगल कर रहा था तो मैं समझता हूँ वो किसी भी बैट्समैन के लिए बहुत बड़ी थ्रेट होगा, स्पेशली साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका भी आपको आसानी से विकेट नहीं देगा जिस पे वो खुद फंसें, तो यहाँ पे उसका तो बहुत अच्छा फ्यूचर है। और रही बात आपके बैट्समैन की, बैट्समैन को हमारे भुवनेश्वर ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके, हालात तो पतले होते आपके भी, अगर आपका कप्तान इस तरीके से नहीं खेलता और जिस तरीके से वो माहिर है कप्तान की इनिंग खेलने के लिए, तो आपके ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती थी। जैसे शोएब खेल के गए, बहुत ही आला, इसमें लग रहा था कि हाँ जो एक्सपीरियंस है वो काम आया है आपके पास, वरना अगले मैच में जो गलतियां हैं अगर हम उसे सुधार लें तो बड़ा अच्छा मैच होगा। मैं सिकंदर बख्श से बात करना चाहता हूं। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप देखोगे तो दोनों टीम में जिसने डेब्यू किया है मोहम्मद इरफान और हमारी तरफ से भुवनेश्वर, ये दोनों प्लेयर्स को अगर आप देखोगे तो ना ही पाकिस्तानी बैट्समैनों ने भुवनेश्वर को पढ़ पाया, ये ना ही इंडियन बैट्समैन ने मोहम्मद इरफान को पढ़ पाया। तो ये थोड़ा मेरे हिसाब से ये प्लस पॉइंट इंडियन और पाकिस्तान टीम के पास था। क्या लगता है आपको ये सरप्राइजिंग? क्योंकि अगर मैं नया कोई बॉलर खेल लेता हूं
और मुझे पता नहीं रहता तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए कामरी, आप भी बैट्समैन है, आपको पता है कि अगर जो पेस होती है पेस रहती है। अगर बंदा जो फास्ट होता है, जैसे कि इरफान करा रहे थे, जो बाउंस उसको बिकॉज ऑफ हिज हाइट मिल रहा था, वो हमेशा एडवांटेज में रहेगा और वो किसी भी विकेट पे स्लो ट्रैक पे भी अपनी पेस से और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है उससे बैट्समैनों को तंग करेगा। भुवनेश्वर कुमार जो है, उसको अगर उसका स्विंग नहीं हुआ किसी पिच पे तो वो बेचारा मार भी खा सकता है, इसलिए कि उसके पास वो पेस नहीं है कि जो कि इरफान के पास है। तो ये दोनों को बड़ा फर्क होगा कि हमने ये देखना है। और दोनों इसलिए कि दोनों ने डेब्यू किया है, वी हैव टू वेट एंड सी कि फ्यूचर में इनकी फिटनेस कैसी रहती है। जैसे कि अभी पोबाकर कह रहे थे कि हार्ड वर्क और दोनों की फिटनेस कैसी रहती है और जो स्लो ट्रैक्स हैं वो दोनों उस पर कैसे बॉल करते हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान और भारत दोनों को ये फायदा हुआ इन दोनों नए खिलाड़ियों से। अच्छा, एक मुझे ये बात बताइए प्रभाकर जी कि इंडिया की बैटिंग लाइन बड़ी मजबूत थी, बड़ी स्ट्रांग थी, लेकिन वो नहीं चल सकी। पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर थे उन्होंने कुछ ना कुछ काम कर दिखाया। अब आपका क्या ख्याल है, अहमदाबाद की विकेट को स्लो कर दिया जाएगा या वो पहले से स्लो है? नहीं, अहमदाबाद की विकेट मैं समझता हूं कि ज़्यादा तेज़ नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ सर्दियों के मौसम में ये चीज़ होती है, सिकंदर साहब भी मेरे से सहमत होंगे, तो मैं समझता हूं कि जो ड्यू फैक्टर है, जो टॉस जीतता है, वो 15% या 10% मैच उसके फेवर में हो जाता है। तो आपको भी यही फायदा हुआ है टॉस जीतने का, आपके पास एक टारगेट मिल गया तो आप उस पर प्लान कर सकते थे। यही चीज हम अगर टॉस जीतते तो हम वो गलती नहीं करते जो हमने पहले बैटिंग में करी है। तो इसका ज्यादा फायदा उसे ही है इस फॉर्मेट का, सर्दियों में रात में, कि जो ड्यू है वो बहुत आड़े आता है। तो मुझे लगता है कि धोनी इस बार टॉस नहीं हारेगा। प्रभाकर साहब, लेकिन पाकिस्तान ने टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग की दावत दी, लेकिन आपके तो ओपनिंग प्लेयर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो मेरा तो ख्याल है कि शायद पाकिस्तान का जो फैसला था वो इतना दुरुस्त नहीं था। नहीं, दुरुस्त नहीं था, मगर हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन है काफ़ी अरसा ले गए रन बनाने के लिए, काफ़ी टाइम ले गए। तो मैं समझता हूं कि यहां पर जो पहला 4 ओवर हैं उसको तरीके से यूटिलाइज करना आना चाहिए बैट्समैन को। आपके इधर भी प्रॉब्लम आई थी, पहले 4 ओवर में हमारे बॉलर्स ने भी आपको तंग किया। तो ये एक 4 ओवर का जो एक पावर प्ले है, उसको जो अच्छा बैटिंग यूटिलाइज कर देगा वो उसमें धाक जमा सकता है 2020 में। और यहां पर यही प्रॉब्लम आती है कि पहले 4 ओवर में ही विकेटें जाती हैं। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप लेने के बावजूद भी हम अच्छा स्कोर नहीं दे सके, ये हमारी गलती रही। गलती ये भी रही कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो कोलैप्स हो गया और हमने 8 बल्लेबाज खिला लिए अश्विन को बिठाकर। इस पर भी हम आगे बात करेंगे, साथ ही हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे वो 5 चीजें जो भारतीय टीम को करनी होगी ताकि अहमदाबाद का T20 जीते। इंजमाम उल हक भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, वो भी सवाल जो है एक्सपर्ट से पूछेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। T20 मुकाबलों में पाकिस्तान ने बेंगलोर में पहली बार भारत को हराया। 2007 T20 विश्व कप के लीग मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। वेलकम बैक। कराची से हामिद मीर एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और इंडिया में हमारे साथ मौजूद है सिद्धार्थ शर्मा साहब। इंजमाम उल हक साहब, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो अहमदाबाद के T20 क्रिकेट मैच में कोई तब्दीलियां करेगी? उसे तब्दीलियां करनी चाहिए या जिस टीम ने पिछला मैच बेंगलोर में जीता उस टीम को एज इट इज दोबारा खिला देना चाहिए? पाकिस्तान मेरे ख्याल में सेम उसके जाएगा, अपना विनिंग कम्बिनेशन नहीं तोड़ेगा पाकिस्तान, उसी के साथ जाएगा। क्योंकि उनके सारे बॉलर्स जितने हैं, अगर पहला हाफ देखा जाए तो उसमें उन्होंने सारों ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, फील्डिंग बहुत अच्छी है। हाँ, टॉप ऑर्डर ने थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जी हफीज़ है ना कोई टीम में चेंज करना चाहेगा। और पाकिस्तान की टीम को एक थोड़ा सा मशवरा मेरा ये है कि जहाँ ये दोनों फास्ट बॉलर्स हैं ना, क्योंकि जी इरफान और भुवनेश्वर, क्योंकि जी दोनों एक तेज़ बॉलर है और एक स्विंग वाला बॉलर है, जहाँ T20 खेल रहे हो तो मेरी सोच है, रज़ाक और ये तो करंट प्लेयर है, लेकिन जहाँ बॉल स्विंग हो रहा हो और जहाँ बॉलर की स्पीड 130 हो, तो वहाँ मेरे ख्याल में बैट्समैन को थोड़ा सा चार्ज करना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा स्टेप आउट करना चाहिए, ताकि उसकी लाइन तोड़ने के लिए स्विंग बॉलर की सारों से ज़्यादा चीज़ ज़रूरी होती है लाइन तोड़ना। जिस तरह इरफान है वो 90+ पे बॉलिंग कर रहा था, 145 146, उसको आप निकल के नहीं खेल सकते थे, तो उसको आपको इंतज़ार करके खेलना पड़ता था
मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बैटिंग लाइंस का जो उनका टॉप ऑर्डर है, भविष्यर पे थोड़ी सी पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, जिससे मेरे ख्याल में जो उसका स्विंग है वो कम होगा। चलिए इंजी भाई, पिछले मैच में जो नतीजा रहा है, कुछ सलाह आपकी नसीहत कप्तान धोनी को भी रहेगी जो आप कहेंगे कि 3 ऐसी चीजें जो शायद धोनी को बतौर कप्तान नहीं करनी चाहिए थी या टीम को नहीं करनी चाहिए थी? सबसे पहले जो मैंने धोनी की जिस टाइम प्लेइंग 11 देखी थी, धोनी का जो सारी प्लानिंग थी ना, वो टॉस पे डिपेंड कर रही थी कि जी टॉस जीत के हम पहले बॉलिंग करेंगे, बाद में बैटिंग करेंगे, जी हम स्कोर चेस करेंगे। तो मेरे ख्याल में टॉस सिर्फ खेल शुरू होने का एक तरीका है, क्योंकि जी इस पर पूरा मैच डिपेंड नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि जो उसने अपनी लंबी बैटिंग खिलाई थी, तो मेरे ख्याल में अगर वो वाली बैटिंग है ना, अगर वो थोड़ी सी कम करके अगर बॉलिंग के डिपार्टमेंट को मजबूत करेगा तो मेरे ख्याल में उसको फ़ायदा होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी एक T20 मैच से कोई आपकी बहुत फ़र्क हो जाता है, लेकिन धोनी की ये वाली चीज़ इसलिए दिखी, मैं इस पर बिल्कुल नहीं कह रहा कि जी इंडियन टीम 134 पे आउट हो गई, ये क्रिकेट में हो जाता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो उसकी प्लानिंग थी ना, तो वो मुझे इतनी एग्रेसिव नहीं लगा जो धोनी की मैंने इससे पहले देखा कि थोड़ा सा एग्रेसिव कप्तान है, तो इसमें वाली एग्रेशन मुझे नहीं दिखी। थोड़ा सा मुझे धोनी ने इस पे बैकफुट पे लगा। तो मेरे ख्याल में अगर वो बॉलिंग पे ज़्यादा स्ट्रेंथ पे जाएगा, अपने थोड़े बैट्समैनों पे ज़्यादा बिलीव करेगा, तो मेरे ख्याल में उसको फ़ायदा होगा। विनोद, मैं इतना कहूँगा कि अगर आप देखो तो जो कैप्टनसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल का यहाँ पर करेगी, क्योंकि जो टीम सिलेक्शन होगा, वो टीम सिलेक्शन मेरे हिसाब से अश्विन को वापस आ जाना चाहिए। बैट्समैनों को कहना चाहिए कि अटैक करना है, कि इरफान को अगर आप 4 ओवर सिर्फ 10 रन या 12 रन देके उसको निपटा देंगे तो फिर वो चलेगा नहीं। एक बढ़िया शुरुआत और एक बड़ा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा इंडियन टीम को। अगर ये मैच जीतना है अहमदाबाद का, तो 170-190 तक एटलीस्ट जो बैटिंग लाइनअप है वो 190 पकड़ लेते हैं, तो ये गेम हमारे हवाले हो सकता है। चलिए मनोज। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है टीम की जो भार, जो उसकी वजन होता है, और वजन आता है संतुलन से। संतुलन अगर बिगड़ा हुआ है टीम का, तो मैं नहीं समझता कि आप सिर्फ डिपेंड करते हैं अपनी बैटिंग के ऊपर। तो यहाँ पर थोड़ी धोनी ने जो चूक करी है उसका सही, किसे बिठाएंगे? मुझे लगता है कि एक बैट्समैन को बिठाना चाहिए। हमें 8 बैट्समैन को जरूरत नहीं है, बेशक, क्योंकि रोहित शर्मा अगर 8 नंबर पे आएगा तो यूजलेस है। तो वहां पर एक बॉलर रख के अपनी बॉलिंग को मजबूत करें, और बैटिंग उनकी मजबूत है ही, और उसके ऊपर जितने भी बैट्समैन हैं उनको अपना जॉब मालूम होना चाहिए, किसका क्या जॉब है। पहले 3 बैट्समैन में एक को इतनी लंबी बारी खेलनी पड़ेगी ताकि दूसरे जो आने वाले बैट्समैन हैं वो तरीके से इस्तेमाल किए जा सके। चलिए, ये कुछ नुस्खे हैं जिसकी बदौलत भारतीय टीम अहमदाबाद T20 मुकाबले में जीत दर्ज कर सकती है और दबाव बना सकती है और सीरीज में बराबरी कर सकती है। अब्दुल रज़ाक साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप सुन रहे हैं, कामली साहब कह रहे हैं कि अगले मैच में धोनी टॉस भी जीतेंगे, मैच भी जीतेंगे, बिरयानी सारी वो खा जाएंगे। अगले मैच में बिरयानी कौन खाएगा? भाई ये कि बड़ी अजीब सी बात लग रही है ये बिरयानी खाने की। पहले तो बोले वो प्रेजेंट हो जाए, जैसे उन्होंने कहा था एब्सेंट थे कामली, तो पहले तो धोनी प्रेजेंट हो जाए ना। हाँ नहीं, वो तो है, वो ये कह रहे हैं जीते, अच्छी बात है इनकी, ये इंडिया में रहते हैं, इनको ऐसे कमेंट्स देने चाहिए, अपनी टीम को फेवर करनी चाहिए। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए कि सहवाग और जहीर खान, इन दोनों को टीम T20 में होना चाहिए। तो हमेशा से आपने देखा पास्ट में सहवाग ने डोमिनेट किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और हमेशा इनका ये की प्लेयर रहा है, और जब भी इसकी हमने विकेट ली हमने मैच जीता है। आप देखिए, कामली साहब एक पोजीशन ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि धोनी टॉस भी जीतेगा, बिरयानी भी खाएगा। आप बताइए बिरयानी कौन खाएगा? ये क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, ये भी उनकी सोच है, पर ये कि पाकिस्तान टीम जीतेगी। वैसे बिरयानी खाने से खिलाड़ी को बदहजमी नहीं हो सकती, अनफिट नहीं होता? नहीं, उनका मतलब ये है कि वो मैच जीतेगी। अच्छा, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ये मैच नहीं जीत सकती, क्योंकि जिस तरह की इंडिया की सिचुएशन जा रही है बैटिंग में और बॉलिंग में, तो मुश्किल है इंडिया को जीतना। नहीं, पहले तो मैं नहीं, अब्दुल ने लास्ट टाइम भी यही कहा था, हम लोग जब लास्ट टाइम एक साथ खेले तो ये पाकिस्तान जीतेगी। मीर साहब, अब्दुल रज़ाक ने लास्ट टाइम भी जब हम लोग एनकाउंटर हुआ था, तभी अब्दुल और मैं भी खेल रहा था साथ में, तो उस समय अब्दुल ने कहा था कि ये मैच आपने जीतोगे, हम लोग ने वो मैच जीत लिया था। तो आज मैं कहूंगा कि मैं अब्दुल रज़ाक को भी बिरयानी भेजूंगा, मैं जरूर पाकिस्तान में बिरयानी भेजूंगा जब जीत की बिरयानी होगी। अच्छा ठीक है, लेकिन ये सिकंदर बख्त आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आप कामली मुझे ये बताओ कि एक दिन में तुम तब्दील कैसे हो गए यार? कल तो इतना गुस्से में थे, कोहली प्रेजेंट, फला प्रेजेंट,
धोनी एब्सेंट। ये आज क्या हो गया भाई, पोस्टमार्टम का एकदम से ऐसे ही होता है। बिरयानी खाने के चक्कर में आ गए, क्या हुआ है? कोई चेंज इतनी जल्दी से आ गई? नहीं सिकंदर जी, ये पोस्टमार्टम के टाइम ऐसा करना ही आप पड़ता एक है। दिन में इतना तब्दील हो गए लगता है? नहीं पोस्टमार्टम तो करना ही पड़ता है ना, अगर अच्छा करे तो अच्छा पोस्टमार्टम करेंगे। का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, चीर फाड़। पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम का तो मतलब होता है चीर फाड़। किसकी चीर फाड़ करनी है आपको? नहीं मैंने तो कर दी, लेकिन अभी उसको सिलाना भी है मेरे को। हार जीत के बाद जो चीर फाड़ होती है वो तो कर दी उन्होंने, वो लेकिन कर दी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उम्मीद का दामन छोड़ दें। तो उम्मीद तो अभी बरकरार है और बिरयानी खिला के रहूंगा अमीर साहब। कागज पर अभी भी माने सबसे मजबूत टीम मान रहे हैं विनोद इसे। नहीं मैं जरूर, अभी जो गलतियां हुई है तो उससे सुधारना ही चाहिए, नहीं तो फिर दो शून्य से मैच खून की बिरयानी ना हो। चले आप हमें बिरयानी भिजवाएंगे, हम आपको यहाँ से जीत की मिठाई भेजेंगे। रबड़ी शुगर फ्री। ये तो बड़ा दिल है कि हमारी जीत की मिठाई भी वहीं से आएगी। हमारी जीत की मिठाई भेजोगे आप? हमारी जीत की मिठाई भी वहीं से आएगी, तो अच्छी बात है। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर शुगरलेस इस टाकरे को आगे बढ़ाएं तो सवाल सिकंदर बख्श साहब आपसे, जो भारतीय टीम के अंदर जो खामी रही वो आप कहेंगे कि वो शायद प्लेइंग 11 के चुनाव में रही? प्लेइंग 11 जो चुना गया उसमें 8 बल्लेबाज खिलाए गए और शायद वहीं पर खामी रही, क्योंकि पहले 11 ओवर तक तो हमारे ओपनर्स क्रीज पर मौजूद थे, उसके बाद नहीं चले। तो जो 6 बल्लेबाज नहीं कर पाएंगे तो 7वां क्या कर लेगा और वो 8वां क्या कर लेगा? आई टोटली एग्री जो आप कह रहे हैं बात पे। स्पेशलिस्ट होने चाहिए बॉलर्स में, खासतौर पे बॉलर्स स्पेशलिस्ट होना चाहिए। अगर छोटे छोटे बॉलर्स को आप इस्तेमाल करते हैं वो कामयाब नहीं होते। मेरे ख्याल से जो एक और गलती जो धोनी साहब से हो गई थी ड्यूरिंग द मैच, वो ये थे कि उन्होंने कोहली को बीच में बॉल करा दिया और हफीज ने उससे रन बना के सारा प्रेशर रिलीज करा दिया था। जो एक बिल्डअप होता चला जा रहा था, डॉट्स बॉल्स चल रही थी, मगर एकदम से उसने चौके मार के वो सारा प्रेशर खत्म किया। तो आपसे मैं बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ये बात कि उनको थोड़ा बॉलर्स को स्पेशलिस्ट रखना चाहिए और 8 या 9 बैट्समैन खिलाने से आप नहीं जीत सकते। जो लड़के 6 लड़के बैट्समैन, इसलिए कि 20 मैच है, जो 6 लड़के नहीं कर सकते वो 8 भी नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से आपको जो बॉलर्स हैं वो स्पेशलिस्ट ही खिलाने चाहिए। और जो कोलैप्स हुआ है इंडिया का, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग थी पाकिस्तान की, मैं समझता हूं कि जो हम सब बहुत खुश थे इस बात पे कि जो 2 जबरदस्त किस्म के रन आउट हुए, तो इस किस्म के कोलैप्स हो जाते हैं, मगर इसमें इतना घबराएं मत आप लोग। जैसे आप बिल्कुल बात कर रहे हैं बिरयानी का, मिठाई का, तो करते रहे इंशाल्लाह, जल्दी मिलेगी। अगले मैच में इस टाकरे में दोस्ताना नोकझोंक हो रही है जी, आप फिक्र ना करें, दोस्ताना नोकझोंक हो रही है। टाकरा जो है इसका माहौल बड़ा दोस्ताना है और क्रिकेट का जो खेल है इसमें दोस्ताना अंदाज में नोकझोंक हो तो ज्यादा अच्छी बात है। छोटा सा हमें ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अगले T20 क्रिकेट मैच में पाकिस्तान और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा डेंजरस आदमी कौन होगा। हु विल बी द डेंजर मैन? ...2007 T20 विश्व कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। T20 में भारत की तरफ से इकलौता शतक सुरेश रैना ने लगाया है। वेलकम बैक। पाकिस्तान और इंडिया का जो टाकरा है, अगला क्रिकेट मैच है, इस पे हमने बात करनी है। असद शफीक साहब, क्या सरगोशियां कर रहे हैं आप अब्दुल रज़ाक के साथ? मुझे ये बताइए कि ये जो अगला T20 है पाकिस्तान और इंडिया का, अहमदाबाद में मैच होने वाला है, पाकिस्तान का डेंजर मैन कौन होगा? देखें, डेंजर मैन मैंने लास्ट मैच में भी 2 बताए थे कि जिस तरह मोहम्मद इरफान को मैंने डोमेस्टिक में खेला था, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे, आपने देख लिया कि वो लाइन और लाइन जो उनकी मिसिंग थी, जो पिछले टूर्नामेंट में जो इंग्लैंड गए थे वो मेरे साथ, उस वक्त उनमें यही कमी दिखी थी कि लाइन और लेंथ में जो है वो एक्यूरेसी नहीं थी। तो उन्होंने बड़ी एक्यूरेट बॉलिंग की, बड़ी फास्ट बॉलिंग की। और आपको पता है सईद अजमल जो है वो काफ़ी डेंजर बॉलर हैं और किसी भी बैटिंग लाइन को जो है वो नाकाम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये 2 बॉलर्स ही होंगे। और इंडिया की तरफ से कौन होगा जी? इंडिया की बैटिंग में हमेशा उसको बहुत हाईली रेट करता हूँ और ठीक है, हमने उनको बहुत जल्दी आउट कर लिया। उनके 7 खिलाड़ी सिर्फ 21-22 रन पे आउट किए। ठीक है, वो इस तरह हर वक्त नहीं होगा, तो हमें बहुत मतलब खुशफहमी भी नहीं रहना चाहिए। नाम लीजिए। नहीं, सारी बैटिंग लाइन 6-7 लड़के जो उनके टॉप के हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तो मैं तो पाकिस्तानी टीम को ये एडवाइस करूंगा कि इसको थोड़ा इजी ना लें, इनको ये लड़कों को पर नजर रखें ग्राउंड के अंदर। और अगर वो नजर रखने का क्या मतलब है? मकसद है कि उनको रिलैक्स ना हो कि जी हम पहला मैच जीत गए, और उन पर नजर रखें और जहां मौका मिले उनको रन आउट करने या आउट करने, तो इंशाल्लाह हम दोबारा फिर जीत जाएंगे। जी, दोबारा फिर जीत जाएंगे। जी सिद्धार्थ जी हाँ, अब यहाँ से भी हम पूछ लेते हैं कि यहाँ पर कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के जो आपको लगता है कि डेंजरस प्लेयर्स हैं, और भारत में भी कौन से ऐसे की प्लेयर्स हैं। मनोज, आपसे पाकिस्तान के डेंजरस प्लेयर।
देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है हमारे बैट्समैन और उनके बॉलर, दोनों बहुत ही दमदार नजर हैं ऑन पेपर, मगर पाकिस्तान के बॉलर्स ने दिखा दिया कि उनमें दम कम है और हमारी बैटिंग के ऊपर ज्यादा भारी रहते हैं। कौन दमदार? और मैं समझता हूं कि इरफान पहला और गुल, और इन दोनों ने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग का प्रदर्शन किया है। अगर इनका जवाब हमारी बैटिंग नहीं दे सकती। कौन है जवाब इनका? इनका जवाब हमारे ओपनर्स, पहला जो स्पेल है इरफान का, वो तरीके से झेलना पड़ेगा और उसको ये नहीं कि सस्ते में छोड़ दो, उसकी पिटाई भी करनी पड़ेगी। जिस तरह से इरफान को आप पीछे से मारना चाह रहे हैं? हाँ, पीछे शॉट मारेंगे। मेरे हिसाब से पीछे बाकी फील्डर मार सकते नहीं उसको, क्योंकि वो आगे फेंकता ही नहीं। एक तो सिकंदर जी, आपने कहां से लेके आए इतना टॉल फास्ट बॉलर? ये एक तो हमारे बैट्समैन सब 4 फुट 5 फुट है। मैं कहूंगा तो इरफान मोहम्मद इरफान और सईद अजमल जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर डालना ही पड़ेगा सरदार। ये मैच मीर साहब मैच इंडिया जरूर जीतेगी। अच्छा, इंडिया मैच जीते, लेकिन मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं बड़े अदब के साथ। इसके जो भी जीते, जो भी फतह हासिल करे, वो जीत के मुक्का ना दिखाए, जो हारे वो आंसू ना बहाए, सिर्फ प्यार और मोहब्बत के गीत गाए। मुझे ये बताइए कि ये आपने जो पिछले मैच के बाद कमेंट्स दिए थे, तो धोनी ने कोई आपसे कांटेक्ट किया कि भाई कुंबली भाई, आप मेरे पुराने दोस्त हो, क्या मेरी एब्सेंट लगा रखी है? कोई उसने राब्ता किया, कांटेक्ट हुआ था कोई? बता दीजिए। बहुत अच्छा पकड़ा आपने। मैंने हमेशा इंडियन टीम को जो सजेशन दिए है, और वो हमेशा फतेह करके निकलते हैं, क्योंकि जो सजेशन देता हूं, क्योंकि हमने भी बहुत कड़क, एकदम बहुत हाईएस्ट स्टैंडर्ड के क्रिकेट खेले हैं, तो उस वजह से हम लोग एक्सपर्ट करके हमने जो अच्छा है वो बता देते हैं। और इस समय कोई नहीं रोएगा, इस समय कामली नहीं रोएगा, दूसरा ही कोई रोएगा। चलिए इंजी भाई, कौन है की प्लेयर्स पाकिस्तान की ओर से? ऐसे की प्लेयर कौन है और हिंदुस्तान की ओर से कौन है की प्लेयर? पाकिस्तान से मैं हमेशा लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान की बॉलिंग, इंडिया की बैटिंग, ये है, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ जीत होगी पाकिस्तान की बैटिंग की और इंडिया की बॉलिंग का। जो असल मुकाबला देखने में आएगा ना, कि कौन इसमें बेहतर परफॉर्मेंस करता है। दोनों की कमजोर कड़ी जो है, कमजोर कड़ी है कि जी कौन इसमें बेहतर परफॉर्मेंस देता है। जिस तरह पाकिस्तान ने 134 तो चेज किया है, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग पे भी प्रेशर है और इंडिया की बॉलिंग पे तो काफ़ी अरसे से प्रेशर है। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ कौन, अगर पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर है ना, मैं अहमद शहजाद से मुझे बहुत तवक्को है कि बड़ा अच्छा प्लेयर है और वो परफॉर्मेंस दे सकता है, वो सिंगल हैंडेड मैच जितवा सकता है। मेरे लिए अहमद शहजाद है ना, बहुत मैंने कहा क्योंकि जी उसको रन्स करने चाहिए, क्योंकि जी वो फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता है। चलिए रैपिड फायर हो जाए। मीर साहब आपके पास आ रहा हूं, आपके मेहमानों से पूछ लूं, इजाजत हो तो। अब्दुल रज़ाक से सबसे पहले, कौन जीतेगा, भारत या पाकिस्तान? पाकिस्तान जी। चलिए अब ये मनोज भाई फिर ना कह देंगे जी कि आपने फिर पाकिस्तान को कहा था, वो तो इंडिया जीत गया था। चलिए असद, अगर आप मुझसे पूछेंगे, पहले मैंने 50-50 कहा था, अब मैं 60-40 कह रहा हूं पाकिस्तान। 60-40 पाकिस्तान। चलिए असद, 60 पाकिस्तान 40 इंडिया। आप पहला मैच जीते हुए, शायद आपके जो हौसले हैं बुलंद हैं, पाकिस्तान, मगर 2020 में जैसे आप ही कह रहे थे 50-50 कुछ भी हो सकता है, और ये एक ऐसा फॉर्मेट है, एक दिन पे कोई भी जीत सकता है। इसमें ये नहीं कह सकता। और मैं बताता हूँ कि हौसले बुलंद होने चाहिए। टॉस आपके हौसले मैंने कल देख लिए थे, जो आप अटेंडेंस लगा रहे थे, तो आपके हौसले बिल्कुल पस्त थे उस वक्त। आई एम वेरी सॉरी सर, कल आपने अटेंडेंस लगा ली तो आप पता लग गया। आपने तो पोस्टमार्टम कर डाला, कर दिया, लेकिन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को नहीं, ऑफ कोर्स जिस तरह से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है पहले मैच में और जिस तरह से पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, तो कोई भी टीम अपनी बॉलिंग से मैच जीतती है। तो जिस तरह से पाकिस्तान की बॉलिंग चल रही है, तो मेरे नहीं ख्याल कि पाकिस्तान दूसरा मैच भी इंडिया को जीतने देगा। अच्छा प्रभाकर साहब, ये बताइए कि काम्बली साहब बार बार कह रहे हैं इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, आप इनसे इत्तेफाक करेंगे या थोड़ा सा गार्डेड ओपिनियन देंगे? नहीं, मैं इनके विपरीत नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने इनके साथ ही बैठना है। तो यहाँ पर यही है कि मैं भी चाहता हूं, जैसे सिकंदर भाई ने बोला 60-40, तो मैं भी 60-40 कह रहा हूं, मगर उल्टा कह रहा हूं कि भारत 60-40 पाकिस्तान। मीर साहब, जाते जाते मैं कहूंगा कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बोलता है ना, आई विल बी बैक। काम्बली जी मुझे ये बताइए जी। अच्छा काम्बली जी, ये बताइए कि ये जो आप ओपिनियन दे रहे हैं जी, ये जो आपने कान में जो पहन रखा है, इसकी वजह से डर गए हैं प्रभाकर साहब? ये डर खौफ की वजह से तो नहीं? नहीं, हम लोग दोनों सेम है। आपको अगर वो माहौल बताता हूँ, 92 का माहौल बताता हूँ, तो बहुत
आप एकदम सन रह जाओगे, क्योंकि जो जिस तरह जब जावेद मियांदाद कूदा था, आपको पता होगा जावेद मियांदाद जब कूदा था और किरण मोरे का वो इंसिडेंट हुआ था, उस समय हम लोग दोनों जाबाज वहां पर थे और वहां पर हमने हमारे तरफ से जो अच्छे अच्छे शब्द हमने उस समय पाकिस्तान प्लेयर्स के ऊपर डाले थे, तो वो काम कामयाब आए थे। और वो उस समय हमने प्रेडिक्ट किया था कि हम लोग ही जीतेंगे मैच और हम लोग इंजी भाई क्या लगता है आपको अब इस पहले मैच का असर क्या दूसरे मैच पर भी रहेगा? नहीं, अब असल में ये है कि जी बैटिंग बॉलिंग अपनी जगह है, इंडिया पाकिस्तान में प्रेशर असल चीज़ है। इंडिया जो भी होम सीरीज़ खेल रहा, अगर पाकिस्तान में खेल के पहला मैच हार जाता तो पाकिस्तान पे बहुत प्रेशर होता है, इंडिया पे इस टाइप बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, तो पाकिस्तान इस प्रेशर का फ़ायदा उठा सकता है। तो मैं इसलिए कहूँगा कि जी पाकिस्तान प्लस पॉइंट में है कि जी इंडिया अगर इंडिया में पाकिस्तान से 2 मैचेस हार जाएगा तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स पे धोनी पे एज ए कैप्टन बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहिए। प्रेशर जो अच्छा झेल जाएगा वो मैच जीत जाएगा। मीर साहब, अच्छा सिद्धार्थ, अब ये जो दिलचस्प टाकरा चल रहा है इसके आखिरी लम्हात आ चुके हैं, हमारी नोक झोंक जो है अब ये खत्म होने को है। सिकंदर बख्श साहब, आप जल्दी से कुछ कह दीजिए। मैं कह रहा हूँ, मैं जो भी रिजल्ट आएगा हम इंशाल्लाह अपनी टीम का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, हम उसको ग्लूकोज लगा के वनडे के लिए तैयार कर देंगे। अच्छा, आप ग्लूकोज की जरूरत नहीं, हम भी तैयार हैं, ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी, हम भी तैयार हैं। से पहले मैं ये गुजारिश करूंगा, ऐसा अच्छा खिलाड़ी वही है जो गलतियों से ऐसा तो कभी नहीं होता, किसी भी देश में नहीं होता कि खेल में हार हो टीम का और उसका पोस्टमार्टम ना हो। सिकंदर बख्श साहब, आपके भी कई शो देखे मैंने। आप नेक्स्ट मैच के लिए करोगे, आप अहमदाबाद टेस्ट मैच के बाद पोस्टमार्टम करोगे। बस एक बात कहनी है मुझे दोबारा, सिद्धार्थ जी बोले। सिद्धार्थ, सिर्फ एक बात छोटी सी कहनी है मुझे कि जो जीत जाए मुक्के ना दिखाए, जो हार जाए आंसू ना बहाए, खुदा के लिए क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो। बिल्कुल सही जज्बात है, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो। और लेकिन ये जो आपके और हमारे बीच में जो यहाँ पर खुश मिजाज सा एकदम बढ़िया सा जो टाकरा था, ये टाकरा आगे भी जारी रहेगा, आगे भी अभी मैचेस बचे हैं। इसमें तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमसे सीखी अदाएं और हम भी व्यवहार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मीर साहब, और आपके सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।